तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान, उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। अब ये जो रिस्पायरेशन में कौन से गैसेस की एक्सचेंज होती है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं ये लंग्स में चला जाता है, वहाँ पर अल्वेओलाई होते हैं, वहाँ से फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर हो जाता है। पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड होता है, उसकी मदद से फिर वो पूरे बॉडी में पहुँच जाता है वो ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास होता है ब्रीथिंग भी इसी के लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है। तो ये रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग को हम लोग आम तौर पर क्या है, सिनोनिमियसली मतलब मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, रिस्पायरेशन वैसे एक मज़ीद ब्रॉड टर्म है, क्योंकि इसके मज़ीद टाइप्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, रिस्पायरेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो दो हैं, स्टेप्स या स्टेजेस जो भी आप कह लो, ठीक है। पहला क्या है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, ठीक है। उसको हम लोग क्या है, इंस्पायरेशन कहते हैं या इनहेलेशन भी कहते हैं। और दूसरा जो फेस है या स्टेज है या स्टेप है, जो भी आप कह लो, उसमें क्या होता है, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सपायरेशन। अच्छा, ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में एक बात याद रखो, जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे मसल्स और रिब्स वगैरह का हमारे पास क्या है, और उसमें हमारे पास फंक्शन होता है। ये आप एनाटॉमी वगैरह में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे, थोरैक्स में ये, और या फिजियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से के रिस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में कि ऑक्सीजन जब अंदर दाखिल होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारा थोरैसिक केज जो है, चेस्ट केज, वो हमारे पास क्या है, ब्रॉड होता है, मतलब वो हमारे पास फ्लैटेंड हो जाता है। और वो जो डायाफ्राम है नीचे ना, वो भी हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन की हमारे पास जगह हो। और फिर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब निकालते हैं ना, तो उस वक्त हमारे पास डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पुश कर सके। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आता है? वो ऑक्सीजन जब वो हम लोग ले रहे थे, वो असल में ब्लड के ज़रिए जाता है, तमाम बॉडी टिश्यूज़ में एंटर होता है। वहाँ पर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वाटर क्या है, यूरिन में या फिर एक्सपायरेशन के दौरान मॉइस्चर की फॉर्म में रिमूव होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है, इसी एक्सेलेशन के दौरान रिमूव होता है। अब जो रिस्पायरेशन है उसके मज़ीद हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। अब ये जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, नाम से जाहिर है कि ये क्या है, एक्सटर्नल बॉडी के करीब या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के करीब है ये रिस्पायरेशन। तो ये जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वेओलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि लंग्स और ब्लड के दरमियान जो गैसेस की एक्सचेंज होती है उसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब लंग्स हमारे पास क्या है, उसमें अल्वेलाई हैं, और पल्मोनरी कैपिलरीज भी वैसे लंग्स में हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। तो अल्वेलाई से ऑक्सीजन निकल के क्या है, ब्लड के अंदर चला जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी वाले, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर अल्वेलाई में आता है और वहाँ से बाहर फिर रिलीज होता है, उसकी फिर एक्सपायरेशन होती है। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग हो रही है, उसके बाद फिर क्या है, समझो क्या हो रही है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बाद फिर होती है इंटरनल रिस्पायरेशन। ये जो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो गया, ये फिर हमारे पास हार्ट के पास जाता है, हार्ट इसको फिर पंप करता है पूरे बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। वहाँ पर फिर सिस्टमिक कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है उसको फिर इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं हम लोग। तो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, गैसेज की एक्सचेंज है सिस्टमिक कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान। वहाँ बॉडी टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और सिस्टमिक कैपिलरीज से ऑक्सीजन एंटर होता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरनल, ठीक है। फिर आते हैं एक नेक्स्ट तीसरा स्टेप है, तीसरा जो है हमारे पास क्या है, टाइप है रिस्पायरेशन का, जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, नाम से जाहिर है, सेल के अंदर ये रिस्पायरेशन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग हुई, उसके बाद एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हुआ, उसके बाद इंटरनल रिस्पायरेशन हुआ, अब लास्ट जो स्टेप है वो सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये सारे क्या एक तरतीब से हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह नहीं है कि ये रैंडम हो रहे हैं, और इसी तरतीब से मैंने लिखे हैं। तो ऑक्सीजन जब सेल में एंटर हो गया, किस प्रोसेस की मदद से, इंटरनल रिस्पायरेशन की मदद से, तो फिर सेल के अंदर वो ऑक्सीजन क्या है, रिएक्शन करता है ग्लूकोज के साथ।
तो ग्लूकोज क्या है, हमारे पास डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, उसको तोड़ के ये फिर क्या प्रोड्यूस करवाता है, एनर्जी या एटीपी। अब देखो, ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसको हम लोग नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन होती है, क्यों ब्रेक डाउन होती है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो एटीपी की फॉर्म में। और कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। इसको हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इसी सेलुलर रिस्पायरेशन के फिर मज़ीद हमारे पास क्या टाइप्स होते हैं, इसके फिर मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं। एक जो टाइप है उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, नाम से ज़ाहिर है एयर, मतलब इसको एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हमारे पास क्या है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो ये हमारे पास क्या है, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, विच डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, मतलब ये रिस्पायरेशन क्या है, इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का एक ही स्टेप होता है, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है पहला स्टेप, लेकिन वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद मज़ीद 3 स्टेप होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही स्टेप होते हैं। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में वैसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और नॉर्मली यही प्रोसेस होता है हमारे तमाम बॉडी सेल्स में ज़्यादातर। लेकिन क्या है, जब कभी हमारे पास एनर्जी डिमांड ज़्यादा हो, जैसे कोई लेबर है, कोई लेबरर है, मज़दूर है, हैवी वर्क कोई कर रहा है, तो उस वक्त क्या है, एनर्जी डिमांड पूरा नहीं हो रहा होता एरोबिक रिस्पायरेशन की मदद से, तो उस वक्त एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है ताकि मज़ीद एटीपी बन सके उस रिस्पायरेशन की मदद से। तो उस वक्त ये प्रोसेस होता है, मतलब ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। ठीक है, जब ज़रूरत हो तो फिर ये स्टार्ट होता है, हमेशा ये प्रोसेस नहीं होता, रेस्टिंग स्टेज में एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में नहीं होता। अच्छा, फिर आगे हम लोग जाते हैं अभी स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता एक स्टेप में, इसमें कई स्टेप्स हैं, 9-10 स्टेप्स हैं। अच्छा, पायरुवेट जब बन गया, वो पायरुवेट फिर इंटर होता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में। अब इस प्रोसेस को फिर हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। उसके बाद वही एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, उसमें एक पूरा एक साइकिल होता है, उसको कहते हैं क्रेब साइकिल, उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके ऊपर हमारे पास ये प्रोसेस होता है। अब जो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसमें मज़ीद ये तीनों स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है, जैसे आरबीसी हमारे पास मौजूद है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इस वजह से आरबीसी में भी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो आरबीसी में एनर्जी प्रोडक्शन का जो मेन सोर्स है वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस तो होती है, पायरुवेट बन गया, लेकिन मज़ीद एक स्टेप होता है जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टेट में, वो लास्ट स्टेप है एनारोबिक रिस्पायरेशन का। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी बनते हैं, जबकि एरोबिक में हमारे पास क्या 8 एटीपी बनते हैं। अच्छा, अब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन की मदद से वही इंटरनल रिस्पायरेशन की मदद से इंटर हो गया सेल के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कैसे आएगा, ग्लूकोज भी हमारे पास क्या है, ब्लड के ज़रिए ब्लड से इंटर होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि टिश्यू में सेल्स के बीच पड़ा होता है, तो उसमें ग्लूकोज इंटर हो जाता है, वहाँ से फिर इंटर होता है सेल्स में। अब सेल्स में ये डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा मालिक्यूल है, इस वजह से ये हमारे पास इसके लिए प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन क्या है, उन प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर्स की मदद से ग्लूकोज इंटर होता है सेल्स में। वो ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, तो जो भी मालिक्यूल, लार्ज मालिक्यूल होते हैं, वो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स की मदद से, प्रोटीन्स की मदद से एंटर होते हैं। अब इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रोटीन की मदद से कोई मालिक्यूल एंटर हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रहा। अगर एनर्जी यूटिलाइज होता तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन जिसमें हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टर वगैरह या प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती, तो ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से एंटर होता है। अभी इसके टाइप्स होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के, 1 और 3 तमाम सेल में होता है, लेकिन स्पेशली आरबीसी और ब्रेन में। और जो 2 होता है लिवर सेल में, इसको बेजल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। 4 जो होता है स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू सेल में, और ये ओनली ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब बाकी तमाम ट्रांसपोर्टर हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में फिट होते हैं पहले से, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर 4 है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो
जैसे ही इंसुलिन आएगा स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू सेल्स के ऊपर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है वो मूव करता है। वो वेजाइकल की फॉर्म में पड़ा होता है, एक वेजाइकल में कई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन में जाके की तरफ मूव करता है और वहाँ पर जाके फिट हो जाता है। फिर उसके बाद ECF में जो ग्लूकोज पड़ा है वहाँ से ग्लूकोज इंटर हो जाता है स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू सेल्स के अंदर। इस वजह से हमेशा याद रखो कि स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं इनके अंदर ग्लूकोज इंसुलिन की मदद के बगैर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 इनमें होता है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें अगर इंसुलिन नहीं बन रहा होता और साथ में वो इंसुलिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे रहे होते तो उनके हमारे पास मसल पेन वगैरह उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ग्लूकोज इंटर नहीं हो पा रहा होता। और दूसरे भी उनके मसाइल होते हैं, क्योंकि वो नर्व्स वगैरह न्यूरोपैथी भी होता है और बाकी भी उसकी वजह से भी फैटिक वगैरह हो सकता है। तो इस वजह से उनमें ग्लूकोज हमारे पास ठीक तरह से एंटर नहीं हो रहा होता, पेन वगैरह होता है। अब हमारे पास क्या है, जो ट्रांसपोर्टर 5 है वो असल में फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है, वो ग्लूकोज नहीं है, तो वो स्पर्म सेल में होता है, क्योंकि स्पर्म को हम लोग जानते हैं रिक्वायरमेंट होती है फ्रुक्टोज की नरिशमेंट के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टर 5 जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 ये फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म सेल के अंदर। अब हमारे पास आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस नाम से ज़ाहिर है, ग्लाइको का मतलब क्या है ग्लूकोज या शुगर, लाइसिस का मतलब क्या है ब्रेक डाउन, लाइटिक से निकला हुआ है। अब ये क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। It breakdowns products are two molecules of pyruvate. Its enzymes are present in cytoplasm. That's why it occurs in cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम या ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पड़े होते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। एक ग्लूकोज मालिक्यूल दो पायरुवेट मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पायरुवेट मालिक्यूल में 3-3 कार्बन होते हैं दोनों में। ये एक स्टेप में नहीं होता, कई स्टेप हैं, 9-10 स्टेप हैं, लेकिन ये इन तमाम स्टेप से जब गुजरता है, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास क्या बनते हैं, ATP बनता है और NADH बनते हैं। वही फिर हम लोग क्या है एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एरोबिक में भी हो रहा है, एनएरोबिक में भी हो रहा है। एरोबिक में ये फ़ायदा है कि इसमें पायरुवेट बनता है, पायरुवेट मज़ीद माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर मज़ीद उसमें क्रेब साइकिल वगैरह होता है। लेकिन एनएरोबिक में पायरुवेट जब बन गया तो वो पायरुवेट मज़ीद इंटर नहीं होता, वो पायरुवेट मज़ीद इंटर नहीं होता हमारे पास क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बल्कि वो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो पायरुवेट इंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैंने लिखी है कि इट इज़ द सोल प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन RBC। अब RBC में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना कोई और ऑर्गेनेली। तो जब वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो अगर किसी सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया ही मौजूद नहीं है तो ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगे, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो हमारे पास क्या है, सेल में RBC में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से पायरुवेट बनता है। अब ये पायरुवेट क्या है, अगर इसको इजाज़त मिले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होने के लिए तो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकेगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहेगा। फिर साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, वो बहुत सेंसिटिव है, वो पायरुवेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है लैक्टेट में। अब ये स्टेप जो है, ये लास्ट स्टेप, ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में होता है, एरोबिक में नहीं होता। और इस स्टेप के दौरान क्या होता है, जो 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान बन रहे होते हैं वही 2 NADH वापस यूटिलाइज हो रहे होते हैं इस लास्ट स्टेप में पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए लैक्टेट में, क्योंकि वो NADH से हाइड्रोजन रिमूव होकर पायरुवेट के साथ जब बाइंड होते हैं वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, और एंजाइम जो काम कर रहा है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। इस वजह से एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में हम लोग कहते हैं 2 ATP बनते हैं, जबकि एरोबिक में 8 बनते हैं, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में 2 NADH और साथ में 2 ATP, तो टोटल 8 हो गए। लेकिन एनाएरोबिक में क्या है, हमारे पास 2 NADH लास्ट स्टेप में वापस यूटिलाइज हो गए, मतलब 6 ATP, एक NADH 3 ATP के बराबर है, तो 2 NADH वापस यूटिलाइज हो रहे हैं, 6 ATP वापस यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब 2 ATP रह गए। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। ये कई स्टेप में होता है, सारे स्टेप हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें ये है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज की आइसोमराइजेशन फास्फोराइलेशन है, यहाँ पर ATP यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन हो रही है, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन है, अगेन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, फिर